जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 गणित क्वेश्चन पेपर, वार्षिक क्वेश्चन पेपर है एनुअल का। इसमें सारे बुक का एक एक क्वेश्चन करके दिया होगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो हम सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेस में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ निर्देश दिया है, देख लेते हैं। कुल नंबर 50 है, 2 घंटे का पेपर है और निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे यहाँ पे 10 अंक का ये प्रश्न है, लेकिन एक एक अंक करके 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया पहले क्वेश्चन में। और लिखा है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। सिर्फ इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा वो टिक मारना है आपको लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर में 13 का अनुवर्ती संख्या क्या है। 13 का अनुवर्ती, पूर्व कहेगा तो मतलब पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। तो 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा। तो हम इस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए है 5 एवं y का योगफल। तो हम यहाँ पे 5 और y को जब जोड़ेंगे तो 5y आएगा। देखिए 5 + y, तो हम इस पे टिक मारेंगे, ठीक है। 5y, किसी भी नंबर को अगर हम जोड़ते हैं अलग अलग रहता है तो वो नंबर ही आ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, जैसे देखिए a + b जोड़ेंगे तो ab ही आएगा, ठीक है। a + b आएगा। और अगर a + 4 जोड़ेंगे तो भी a + 4 ही आएगा, लेकिन a + a अगर जोड़ते हैं तो 2a हो जाएगा। b + b जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक ही तरह का पद नहीं होगा तो बीच में प्लस का निशान वैसे ही रह जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण। तो जब दो कोणों को जोड़ने पे a + b अगर 90 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाता है। मतलब यहाँ पे अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तो 90 में से हम 30 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री कहीं पे है तो ये वाला, ठीक है। 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण 60 डिग्री होगा। अगला देखिए दिया है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। जैसे ये 20 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है, ठीक है। लेकिन 3 सिर्फ 3 के टेबल में अकेले आता है, खुद के टेबल में आता है, ठीक है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। ये 8 क्या है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है। ये 10 2 और 5 दोनों टेबल में आता है, लेकिन ये सिर्फ अकेले खुद के टेबल में आता है। तो ये वाला होगा अभाज्य संख्या। जो सिर्फ केवल खुद के टेबल में आता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 2x² में y का गुणांक। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी जिस चीज़ का भी अगर गुणांक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे उस संख्या को 2x²y, उसके नीचे किसका गुणांक बोल रहा है, y का। अब इन ऊपर नीचे काट देंगे, ये y कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x²। तो यहाँ पे नीचे देखिए 2x² कहीं पे है, ये वाला, तो हम इसको सही मानेंगे, ठीक है। आगे देखिए दिया है 6 नंबर में कि 15 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 15 का अनुवर्ती क्या होगा, 16 होगा। तो केवल 16 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, 14 और 15, 14 और 16, केवल 14 और केवल 16। तो 15 के बाद 16 आता है तो हम 16 पे टिक मार देंगे इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए लिखा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 और 90 के बीच केवल ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें देखिए 81 कट रहा है, इसमें 87 कट रहा है 3 से,
फिर इसमें 81 3 से कट रहा है, लेकिन इसमें किसी और नंबर से नहीं कट रहा है कोई, ठीक है। तो ये वाला दोनों हो जाएगा। आगे देखिए दिया है 8 नंबर में, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को अगर हम जोड़ते हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों जोड़कर 180 डिग्री आएगा। चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे देखिए +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें क्या चीज़ जोड़ेंगे कि ये 0 हो जाएगा। तो -9 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -9 देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर +9 है इसमें जोड़ना है तो -9 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 प्लस माइनस और उसके बाद यहाँ पे 9 तो जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये -9 आंसर आएगा। यहाँ देखिए अब 10वां नंबर है, दिया है 3 + 2 गुणे 7 ब्रैकेट के बाहर का मान क्या होगा। तो इसमें से अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए इस तरह से 3 + 2 गुणे 7, देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे आएगा। दो तरह से हो सकता है, इसको दोनों को जोड़कर फिर से गुणा कर सकते हैं, या फिर एक बार इसका इससे गुणा करेंगे और एक बार इसको इससे गुणा करेंगे। तो इसका इससे जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे 7, फिर बीच में प्लस, फिर 2 गुणे 7। तो ये वाला यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है इस जगह पे, ठीक है। तो हम 100 ऑप्शन को सही मान लेंगे और चलेंगे आगे। यहाँ देखिए अब अगला प्रश्न है, ये भी 10 नंबर का है और एक एक नंबर करके सारा है, 10 क्वेश्चन इसमें भी दिया है। यहाँ दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक है 2x - 3 बराबर है 5 - 6x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन उतार लेंगे और अगर सॉल्व करते हैं तो एक ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक नदी है, ऐसी जादुई नदी है जिसके पार होने से अंकों का संख्याओं का निशान जो है बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x है तो ये तो इधर ही है 2x, ये 6x को इस पार से उस पार ले जाएंगे तो क्या -6 है तो यहाँ पे +6x हो जाएगा। इसी तरह 5 तो यही है, ये 3 को इस पार से इस पार ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 2 8x और ये 5 3 8x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुणा हो रहा है, 8 गुणे x लिखा है यहाँ पे, तो x यहीं रहेगा। 8 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब दोनों कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, x = 1। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या है, 1 है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है 250 का 30% कितना होता है। तो बड़ा ही आसान है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 250 का 30% बराबर 250। अब का को गुणा कर देंगे, 30 इसी तरह लिखेंगे और ये प्रतिशत का जो चिन्ह है वो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे तो ये 1 0 इससे कट जाएगा और ये 1 0 इससे कट जाएगा, खत्म हो गया नीचे का। अब ऊपर 25 तिया 75, मतलब 250 का 30% 75 होता है, यही हमारा आंसर होगा। नीचे 1 बचा है तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं, बटा में 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सारा कि अगर दोनों माइनस है और गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें। तो हम यहाँ कहेंगे धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक। लेकिन इसके अलावा जो होगा, अगर दोनों प्लस है और गुणा कर रहे हैं तो भी धनात्मक होगा। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, या फिर एक माइनस है और दूसरा प्लस है और उनका हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों ही दशा में ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ऋणात्मक, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का, दोनों अगर पूर्णांक ऋणात्मक है
तो गुणनफल क्या होगा, तो वो दोनों ऋणात्मक होगा तो धनात्मक होगा, ये लिखेंगे प्लस या धनात्मक। अगला देखिए 6 में 0 से गुणा करने पर क्या फल होगा, तो 0 होगा। किसी संख्या में भी अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इस तरह से 0 लिख देंगे यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न में दिया है कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे साधारणतः 3 प्रकार बताएंगे, ऐसे तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम लिख देते हैं कि कोष्ठक के 3 प्रकार हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, ये छोटा कोष्ठक, ठीक है, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक इस तरह से, ठीक है। तीसरा बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक ऐसे। एक और होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। रेखा कोष्ठक वो कैसा होता है, किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह से लग सकता है, ठीक है। जैसे अगर हमको लिखना हो, ध्यान दीजिए, अगर 5 और -5 -3 अगर लिखा है तो इसका आंसर साधारणतः हमारा आएगा -8। लेकिन इसी तरह कहीं कोष्ठक अगर लगा रहा है, इस तरह से रहे, और कोष्ठक अगर लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, वो भी बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस, ठीक है। तो ये एक कोष्ठक होता है रेखा कोष्ठक। जब भी हम बोधमास का रूल करेंगे तो उसमें ये एक कोष्ठक भी होता है, लेकिन आप ये 3 लिखेंगे तो भी चल जाएगा कि छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। आप ये साथ में लिख सकते हैं कि रेखा कोष्ठक एक रहता है बीच में, ठीक है। आगे देखिए क्या है, राम के पास 16 लड्डू हैं, वह उसे अपने 4 मित्रों में बांटना चाहता है, तो प्रत्येक मित्र को या दोस्त को कितने लड्डू मिलेंगे, तो 4 से भाग दे देना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रत्येक मित्र को मिलेगा लड्डू बराबर क्या होगा, 16 भागा 4, तो 4 से 1 4 चौका 16, प्रत्येक को 4 लड्डू मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप याद कर लीजिए कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, 476 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपको यह याद रखना है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए दिया है x को 5 गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम x का गुणा 5 में करेंगे तो आंसर आएगा 5x। क्या आएगा, 5x। इस तरह से कर लेंगे। फिर विभुज नहीं त्रिभुज, क्या लिखा है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितना नंबर है, 9 नंबर ये है, ये 8 नंबर था, ये 7 नंबर था, ऐसे नंबर आप बैठा देंगे। आगे देखिए दिया है 10वां, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो तीनों कोणों का योग लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अगला देखिए प्रश्न 4 नंबर करके है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 20 नंबर का कुल मिला के है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक को हम धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि 198 और 77 का लॉ ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार में कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे।
इस तरह से हम कर लेंगे कि 100 लिखेंगे, फिर 98 लिखेंगे और फिर 77 लिखेंगे। अब जिससे कट रहा है उससे हम काटते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि छोटी संख्या से पहले काटें। जैसे 2 से अगर कट रहा है तो 2 से काटेंगे, ये 50 बार में, ये 2 चौके 8 और 2 नवा 18, ठीक है। और ये 77 नहीं कटा तो उतार देंगे। फिर देखिए 2 से ये कट रहा है तो 2 से ये 25 बार में, ये नहीं कटा उतार देंगे, ये भी नहीं कटा तो उतार देंगे। फिर देखिए 5 से ये कटा, 5 पचे 25, फिर 49 नहीं कटा और 77 भी नहीं कटा। फिर 5 से ये एक बार में, ये 49 नहीं कटा, ये 77 नहीं कटा, फिर उतार देंगे। फिर 7 से 7 7 49, ये कटा और 7 का पड़ा 11 बार तो ये कटेगा, ठीक है। आगे देखिए 7 से ये एक बार में 11 बच गया, अब 11 को भी एक बार में, तो इतना हमारा आएगा। आप चाहें तो शॉर्टकट में अगर करना है तो आप देखिए इतना लंबा ना करके इस तरह से कर सकते हैं कि 100, 98 और 77, और दोनों का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब लसअप आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा। देख लीजिएगा हम क्या करेंगे कि कम से कम 2 संख्याएं भाग में कटनी चाहिए। जैसे पहले हम 2 से अगर भाग देते हैं तो ये दोनों कट रहा है, तो ये 50 और ये 49। अब ये नहीं कटा तो उसको उतार देंगे। अब 2 से सिर्फ ये कट रहा है तो नहीं काटेंगे, एक संख्या को नहीं काटेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये और ये दोनों 7 से कट रहा है, तो 7 से 7 7 49 और 11 बार में ये 50 पूरा यहाँ उतर गया। अब देखिए 5 से कट रहा है, ये 10 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, लेकिन ये सब नहीं कट रहा। 7 से ये कट रहा है तो कोई नहीं कट रहा, 11 से ये कट रहा है तो कोई नहीं कट रहा। तो बस हमारा इतने में ही लसा आ जाएगा, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लसा लिख देते हैं। लसप बराबर क्या क्या लिखेंगे, 2 × 7 × 50 गुणे फिर ये 7 × 11, सबका गुणा करके जो आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, देखिए 11 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, और ये 50 मतलब देखिए 5 दूनी 10 और 10 बचे 50, तो ये 50 भी हो गया और एक 2 बच गया, 2 यहाँ पे हो गया। तो मतलब इसका जो गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो हम इसको गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है, उसको अलग कर दिए, ठीक है। 100 और फिर 7 से गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700। इतना दूर का 700 हो गया और ये 77 हो जाएगा। कितना, 77। अब 77 का 700 से गुणा करेंगे तो ये 2 0 पहले लिख लेंगे और 7 7 49 के 9 हाथ में 4, फिर 7 7 49, 50 और 3 53। इतना हमारा लॉसा आया, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब अगला प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 और 4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देख लीजिए। दिया है, ठीक है, दिया है लंबाई बटा चौड़ाई बराबर 5/4। फिर लिख सकते हैं या, अब यहाँ पे क्या चीज़ दिया, देखिए लंबाई दिया है तो लंबाई की जगह हम 15 लिख देंगे, चौड़ाई नहीं पता अभी, और यहाँ पे 5/4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो लिखेंगे या चौड़ाई गुणे 5 बराबर 15 × 4, और फिर या, ठीक है, चौड़ाई बराबर इधर कितना है 15 × 4 है, यहाँ पे गुणा है, ये इस पार आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब इससे इसको काट देंगे, 5 तिया 15 3, तो कितना आ गया 12 मीटर है तो मीटर।
तो चौड़ाई कितना है 12 मीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और भी तरीका है, आप ये आसान से समझ में आ गया तो छोड़िए, फिर नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें भूल जाएंगे। आगे देखिए क्या है, गुणनखंड विधि से इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से हम दोनों का गुणनखंड पहले ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या है 180, तो लिखेंगे 180, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और एक है 192। अब देखिए 2 से ये कट रहा है कितनी बार में 90 बार में, फिर 2 से ये 45 बार में, फिर 3 से ये 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। उसी तरह ये कटेगा 2 से ये 9 और ये 6 96 बार में, फिर 2 से ये 4 और ये 8 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, और फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 2 से इसको भाग देंगे तो भागफल इतना आएगा, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो भागफल इतना आएगा, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो भागफल इतना आएगा, फिर 2 से भाग देंगे इसको तो 12 आएगा, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से 6 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। भाग देकर कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है। 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। उसी तरह 192 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5, और ये 6 बार, और एक 3 भी है। अब मौसम, इन दोनों में जो मिलेगा वो लिखना है। तो ये 2 मिल रहा है 2, ये 2 मिल रहा है 2, ये 3, यहाँ पे 1 है 3, अब नहीं मिल रहा है तो बस हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 42, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसको 3 से भाग दे दें। क्या करेंगे, 42 को 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम 3, 1 बचा, 2 उतार लेंगे, 3 चौके 12। तो 3 संख्या में मध्य की संख्या क्या हो जाएगी 14, इससे 1 कम यहाँ 13, और इससे 1 ज़्यादा 15। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। क्रमागत संख्या भी है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 3 संख्याओं को पूछेगा, क्रमागत हैं, योगफल इतना है, तो 3 से भाग देंगे तो बीच वाला ज्ञात हो जाएगा, और इसमें से 1 घटाकर इधर लिखेंगे और 1 जोड़कर इधर लिख देंगे। अब ये तीनों मिलाकर 42 भी है, अक्रमागत संख्या भी है। ठीक है, या फिर बड़े क्लास में क्या किया जाता है वो देखिए इस तरह से कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x है। मान लिए पहला x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा इससे 1 ज़्यादा तो +1। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा इससे 2 ज़्यादा, है ना। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसको इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद प्रश्नानुसार x प्लस 1 फिर x प्लस 2, इन तीनों के बराबर क्या दिया है, यहाँ पे 42 दिया है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो लिखेंगे या x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 42। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3x, तो ये लिखेंगे या 3x प्लस फिर ये 2 और 1 3 बराबर 42। अब ये जैसा उतार देंगे अभी, या इस 3 को इस पार से इस पार ले जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था, बराबर के इस पार से उस पार कुछ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है +3, इस तरफ -3 हो जाएगा। ठीक है,
इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 39। ठीक है, फिर या x बराबर ये 39 यहाँ लिखेंगे, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, इससे इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो x बराबर 13। तो एक 13, 14 फिर 15। अभी मैंने इधर बताया था 13, 14, 15, देखते हैं। हाँ, 13, 14 और 15। तो पहला संख्या जो है x क्या है 13 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। ये तीनों संख्या हमारी आ जाएगी, यहाँ लिख सकते हैं। अतः पहली संख्या 13, दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या 14 और तीसरी संख्या 15। इस तरह से लिख के आंसर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से लिखेंगे, पहले 2x पावर 3, यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है, 2 पावर। अब 2 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो गुणा है, कोई सा नहीं है, गुणा है, ठीक है। क्या है, x के लिए 2 लिखेंगे, ठीक है, x के लिए क्या दिया है 2 और y के लिए 1, तो y के लिए फिर 1, अब बाहर पावर में 2 है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 एकम भी 4 ही होता है, तो यही रह जाएगा, फिर पावर 2। अब ये 4 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 गुणे 4, 4 2 बार, 4 चौका 16, ये आंसर, ठीक है, ये हो गया। पांचवा भी खत्म। अब देखिए यहाँ दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 प्रश्न दिया है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय में क्या दिया है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे पहले नंबर लिख लेंगे, या तो सजा के लिख सकते हैं कि आरोही क्रम में ये नंबर, नहीं लिखेंगे तो जो नंबर है उसी को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 5, अब यहाँ गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरह से चिन्ह बना लेंगे और लिखेंगे यहाँ संख्या, ठीक है। क्या है ये, संख्या है। यहाँ लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, इस तरह से। अब सबसे छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये 5 यहाँ पे लिखेंगे, और 1 काट दिए इसलिए 1 यहाँ लिखे। फिर और देखिए यहाँ पे है 2 हो गया, यहाँ पे है 3 हो गया। अगर नहीं भी काटेंगे तो यहाँ पॉइंट ज़रा सा बिठा देंगे कि समझ में आ जाए कि हमने इसको लिख लिया है, अन्यथा छूट जाएगी, या फिर एक ही चीज़ को दोबारा लिख लेंगे आप तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसके बाद क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे, ये 1, ये 2, 1 2 और कहीं नहीं है। फिर 7 नहीं है, 8 है, तो यहाँ पे 8। देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर क्या है 8 के बाद 9 है, एक बार में 9 एक बार, ठीक है। इसके बाद 11 है, कहाँ कहाँ है देखिए 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, क्या है 11। इसके बाद देखिए क्या है, तो 13 है, कहाँ है देखिए 1 और नहीं है, तो 13 1 है, और यहाँ भी है देखिए, है ना। अब 13 के बाद क्या है, 14 है, तो लिखेंगे 14 एक बार, तो यहाँ पे 1 बार। अब बारंबारता, तो यहाँ पे देखिए ये 3 बार है, ये 2 बार है, ठीक है। ऐसे लाइन लगा देंगे, ऐसे करके आप अपना एकदम डिजाइन बना के बनाइएगा। फिर ये 3 बार, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, और सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 15 ही आएगा, ठीक है।
अब बारंबारता का मतलब है कि जो सबसे अधिक बार आया है वो लिखना है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार तो कुछ है ही नहीं, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ 5, फिर क्या है 8 व 11 3 बार है, या 3 बार बारंबारता है इसकी, ठीक है। 3 बार बारंबारता है या फिर 3 बार है, ये लिख लेंगे। अब देखिए त्रिभुज, ठीक है। आखिरी प्रश्न में क्या दिया है, त्रिभुज बनाना है। तो ये बिना बनाए आपको नंबर मिल जाएगा, अगर ऐसे कुछ गलत छाप दिया हो तो, ठीक है। ये गलत छपा है क्योंकि देखिए लिखा है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जबकि AC बराबर इतना और कोण C बराबर इतना है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है। AC बनाते हैं 6 सेंटीमीटर, AC बन गया। अब कोण C पे 45 डिग्री का कोण भी बना लेते हैं, चलिए ये बन गया 45 डिग्री का कोण। अब हमको यहाँ पे ये BC भी नहीं दिया है और AB भी नहीं दिया है, तो हमको ये कितना बड़ा ये खींचना है ये भी नहीं पता, ये कितना बड़ा खींचना ये भी नहीं पता। इसमें से कोई एक चीज़ अगर दिया होता, या तो AB दिया होता, या फिर BC दिया होता, या फिर कोण दिया होता, नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर में कि दिए गए माप से कोई अद्वितीय त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे इधर का की रहेगा, क्योंकि त्रिभुज की रचना के लिए एंगल साइड एंगल, या ठीक है साइड साइड साइड, या साइड साइड एंगल, ये तीनों में से कुछ भी अगर रहेगा तो ही बनाया जा सकता है, ठीक है। के लिए की आवश्यकता होती है, मतलब इस या तो एंगल मतलब कोण भुजा कोण, 2 कोण 1 भुजा दिया रहा है, या तीनों भुजा दिया रहा है, या 2 भुजा और 1 कोण दिया रहेगा तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 भुजा दिया 1 कोण दिया है, तो इससे हम कोई त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में अवश्य शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।